हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले बायनोमियल थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बायनोमियल एक्सपेंशंस कैसे करते हैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे थे। उन्हीं कंसेप्ट्स को आज हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि बायनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म, मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आज के लेक्चर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लो ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बस लास्ट तक आपको बने रहना है। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनरल टर्म होता क्या है। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, x प्लस ए की पावर n, तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स जनरेट होंगे। जब पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं NC0 x की पावर n a की पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2 प्लस ऐसे ही करते करते, जैसे यहाँ पर 2 है तो हम r भी ले सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। और लास्ट टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म आ जाएगा NCN x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर बन जाएगी n, क्योंकि a की पावर बढ़ती जा रही है और x की पावर घटती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, NC0 और NCN तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट टर्म है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ T1 से, है या नहीं? T से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टर्म्स को। और ये हमारा सेकेंड टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ T2, इसको मैं लिख सकता हूँ T3। ठीक है, तो T3 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है बेसिकली? NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। तो आप देख रहे हो कि पहले NC0 आया, फिर NC1 आया और थर्ड टर्म में NC2 आया। तो जितना टर्म है उससे एक नंबर कम आ रहा है NC के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही पावर माइनस हो रहा है n माइनस 2 और उतना ही पावर a के ऊपर जा रहा है। तो क्या हम इसको अगर ऐसे लिख दे 2 प्लस 1 तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। बस हमें ये पता चल गया कि जहाँ पर भी हम T2 प्लस 1 में जो 2 लिखा हुआ है उतना ही 2 बार बार आ रहा है। a की पावर भी 2 है, x की पावर n माइनस 2 है और NC2 है। ठीक है, तो जो टर्म हमने नहीं लिखा, फिफ्थ टर्म अगर हम एज्यूम कर ले तो T5 को भी हम लिख सकते हैं इसकी हेल्प से T4 प्लस 1 करके। ठीक है, तो हमें पता है कि NC के नीचे 4 ही आएगा क्योंकि एक कम ही आ रहा है। जब 5 है तो वहां पर 4 आएगा। ठीक है, और x की पावर में आ जाएगा n माइनस 4 और a की पावर में आ जाएगा 4। तो हम बहुत ही इजीली फिर हर एक टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको r में देखें, है ना, कोई भी एक जनरल टर्म है r, तो उसको हम लिख सकते हैं r प्लस 1। ठीक है, तो TR प्लस 1th टर्म क्या होगा? उसमें आएगा NCR और x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ठीक है, तो जो ये हमने टर्म लिखा है, ये r लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये टर्म को कौन सी पोजीशन पे है? r प्लस 1th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे हम जनरल टर्म। तो जो भी कोई टर्म हमें फाइंड आउट करना होगा लाइक T10, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बस सिंपली लिखना है T9 प्लस 1 और r की जगह हम 9 पुट कर देंगे इसके अंदर। इतना इजी है। तो यही हो गया हमारा जनरल टर्म। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर आ रही है पावर n माइनस r और जो सेकेंड टर्म है उसके ऊपर आ रही है सिंपली r। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 1 बाई bx की पावर 12 फाइंड द
फर्स्ट पार्ट इज फिफ्थ टर्म, सेकेंड पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 एंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट हम सोल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली बाय जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म इस एक्सपेंशन के लिए क्या लिखेंगे हम देखते हैं। तो हमें पता है कि जब हम लिखते हैं TR+1, ठीक है, तो NCR आता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो n है वो 12 है, तो ये आ जाएगा 12CR, और जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, AX² की पावर आएगी 12 - R, आपको याद होगा n-R, और जो सेकेंड टर्म है 1/BX, इसकी पावर आ जाएगी सिंपली R, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो आप लिख सकते हैं T5 = T4+1, तो R की जगह 4 यूज करके आप यहाँ पर सोल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर पहले ही सबको इसको जनरलाइज कर ले और उसके बाद लिखे वो भी इजी ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 12CR, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट चीज़ें हैं जैसे A और B है इनको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा A की पावर 12 - R, और सेकेंड टर्म से देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 1/B की पावर R, तो इसको लिख सकते हैं हम B की पावर R, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा X की पावर, ठीक है। तो यहाँ पर X की पावर 2 और उसके ऊपर है 12 - R, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 × 12 - R, दैट मीन्स 24 - 2R, और यहाँ पर है 1/X की पावर R, तो यहाँ पर देखो X की पावर R है डिनोमिनेटर में, तो इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर में X की पावर -R, ठीक है, और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -R, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12CR, A की पावर 12 - R, B की पावर R, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया ये सिंपली 24 - 3R, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जनरल टर्म, ये कह सकते हो rth टर्म आ गया है, ठीक है। तो जब हम टर्म की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ही हमारा rth टर्म है, ठीक है। तो ये तो हो गया टर्म, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये 12CR × A 12 - R अपॉन B की पावर R, तो यहाँ पर इस पूरे को बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ X की पावर 24 - 3R, ठीक है। तो जो भी कोई X की पावर में लिखा रहता है उसके पहले कुछ भी कांस्टेंट लिखा हुआ है उसी को कोफिशिएंट बोल देते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट कोफिशिएंट। तो जब भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट क्या है किसी भी टर्म का, ठीक है, यहाँ पर हम rth की टर्म में बातें कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे 12CR जो भी होगा, और ये जो कांस्टेंट्स होंगे जिनके कारण, है ना, वेरिएबल में फ़र्क नहीं पड़ेगा बट वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरे को बोलेंगे हम कोफिशिएंट। लेकिन अगर हम सिर्फ 12CR की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ 12CR क्या हुआ, TR+1 के लिए मीन्स rth टर्म के लिए 12CR हो गया हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंस है दोनों में, एक तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है 12CR या NCR वाला, और जो पूरे को मिला के बोला गया है वो है हमारा कोफिशिएंट, और जो कंप्लीट है वो क्या है, टर्म है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो T5 फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं T4+1, दैट मीन्स हम R की जगह यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दे अगर, तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 12C4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा A की पावर 12 - 4, दैट मीन्स 8, और B की पावर R की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, और X की पावर में कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो 12 - 3 × 4, दैट मीन्स 12 - 12, 24 - 12, तो ये आ जाएगा आपका X की पावर 12। तो सिंपली आ गया है फिफ्थ टर्म हमारा, ठीक है, R की जगह 4 पुट करके। अब सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ X की पावर 9। तो हमें पता है कि X की पावर तो 24 - 3R है इन जनरल, है ना, जनरल टर्म के लिए। तो अगर ये पावर X की किसी तरीके से 9 हो जाए,
है ना। तो r की किसी वैल्यू के लिए 9 हो जाए तो हमारा जो भी ये कोफिशिएंट होगा वही हम बता देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 24 माइनस 3r को 9 पुट कर देते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से 9 इधर जाएगा, 3r उधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 24 माइनस 9 इक्वल्स टू 3r। तो ये हो गया 15 इक्वल्स टू 3r, दैट मीन्स r इक्वल्स टू आ गया है 5, ठीक है। तो अब हमें t5 नहीं फाइंड आउट करना है, t5 प्लस 1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि r की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहां पर r की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा t6th टर्म, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। r की जगह हमें सिंपली 5 पुट करना है, 12c5, और ये आ जाएगा a की पावर 12 माइनस 5 7, और नीचे आ जाएगा b की पावर 5, और x की पावर कितनी आ जाएगी 9। तो हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, तो हमारा जो है 12c5 इंटू a की पावर 7 b की पावर 5, ये क्या हो गया सिंपली कोफिशिएंट, हमने अभी बताया है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या पूछा गया है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। x होना ही नहीं चाहिए, दैट मीन्स x की प्रेजेंस नहीं रखनी है। तो कैसे कर सकते हैं कि जो x की पावर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि x की पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 24 माइनस 3r इसको लिख सकते हैं हम 0, ठीक है। तो 3r राइट हैंड साइड जाएगा तो 3 से कैंसिल कर देंगे हम 24, तो r आ जाएगा यहां से 8। तो r इक्वल्स टू 8 के लिए या 9th टर्म के लिए हमारा x के इंडिपेंडेंट आ जाएगा टर्म, ठीक है। तो वही टर्म बताना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंपली 9th टर्म लिख सकते हैं। और अगर ये भी देखना चाहे कि कितना वैल्यू होगा उस टर्म का, तो क्या कर सकते हैं, सिंपली t9 फाइंड आउट कर सकते हैं, t8 प्लस 1 होगा, 12c8 पुट कर देंगे, क्योंकि r की जगह 8 पुट करना है, a की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 12 माइनस 8 लिख लेंगे, ठीक है। तो a की पावर आ गई 4 और b की पावर आ गई 8, और x की पावर तो 0 ही हो जाएगी। तो ये हमारा 9th टर्म हो जाएगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो 12c8 है उसको हम 12 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, याद होगा आपको प्रॉपर्टी NCR इक्वल्स टू NCn माइनस R, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका 12c4 और a की पावर 4 b की पावर 8। तो जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जनरल टर्म लिखो और जो भी पूछा गया है, जिसकी भी पावर पूछी गई है, जिस तरीके से भी पूछा गया है, आप बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक सिंपल एक्सपेंशन नहीं है जिसमें आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 फाइंड आउट कर सकते हो, बल्कि ये मल्टीप्लीकेशन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके को कैसे टैकल करें, तो यहाँ पर देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली 1 की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 8 में। तो क्या बन जाएगा टर्म 1 माइनस एक्स की पावर 8 और बीच में प्लस है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 8, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करें हम, तो इसमें तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, ठीक है। आप जनरल टर्म को लिख के कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड टर्म की, ठीक है, तो इसमें एक ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बाहर है, ठीक है। तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं हम, क्योंकि हर बार हमें 1 माइनस एक्स की पावर 8 को डील करना है। तो जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8 लिख लेते हैं। क्या होगा देखो, ऊपर तो 8 ही आ जाएगा, 8cr हम लिख रहे हैं tr प्लस 1, ठीक है। तो 8cr जो फर्स्ट में है इसकी पावर कितनी है, 1 की पावर हो जाएगी 8 माइनस r, और माइनस एक्स की पावर हो जाएगी सिंपली r,
क्लियर है इतनी बात। तो यहां से आप लिख सकते हो 8CR, 1 की पावर तो 8 माइनस आर है, तो 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ये है माइनस एक्स की पावर आर, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, -1 की पावर आर और x की पावर आर। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया है 1 माइनस एक्स की पावर 8 के लिए। तो यहां से अगर हमें फर्स्ट टर्म में से x की पावर 4 चाहिए, उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पर सिंपली r की जगह अगर हम 4 पुट कर दें, ठीक है, तो x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो जो यहां पर कोफिशिएंट होगा ये वाला वैल्यू, वो सिंपली क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो इसमें ही हमें क्या करना है, r इक्वल्स टू 4 पुट कर देना है। तो अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स होंगे, यहाँ से भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, यहाँ से भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट हमें क्या करना है, x की पावर 4 के ही कोफिशिएंट को एक्सक्लूसिवली लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर r इक्वल्स टू 4 अगर हम उसमें पुट कर दे तो ये आ जाएगा 8C4 और -1 की पावर 4 है तो अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि क्या कोफिशिएंट निकल के आएगा। अब जब भी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा ही होगा टर्म के बाहर। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो एक्स की पावर 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी हर एक टर्म में। ठीक है, मान लो किसी टर्म में पावर थी 5, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस टर्म की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 7। ठीक है, लेकिन हमें वो टर्म चाहिए जिसकी पावर हो 4, तो अल्टीमेटली इस ब्रैकेट से अगर हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो कैसे करना होगा। अगर हमें अंदर से किसी तरह पावर 2 मिल जाए x की और बाहर भी पावर 2 है तो मल्टीप्लाई करके पावर 4 हो जाएगी कि नहीं, और x की पावर 2 कैसे मिलेगी, यहाँ से r की जगह हम सिंपली 2 पुट कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर r की जगह हमें 2 पुट करना होगा। ठीक है, तो जब r की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ से जो टर्म बनेगा वो बनेगा 8C2। ठीक है, अगेन -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, +1 और x स्क्वायर बनेगा और x स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, टोटल x की पावर 4 हो जाएगा। बट हमें सिर्फ कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इनमें x की पावर 4 x की पावर 4 टर्म होगा, बट हमें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। ठीक है, तो 8C4, अब ये बीच में प्लस क्यों लगा है, वो सिंपली इसलिए लगा है क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है। ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो और इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो 8C4 फाइंड आउट करना है, सिंपली 8765 लिखो, 4 टाइम्स लिखो। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 432 इंटू 1, तो 4 2 जा आ जाएगा 1 और 3 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, सिंपली 5 2 जा 10 और 7 से मल्टीप्लाई 70। 8C2 कितना होगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 1, तो 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, 7 4 जा 28, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया है 98। तो इस टर्म के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 होगा 98। अभी हमने जनरल टर्म सीखा, तो अगर हमसे 5th टर्म पूछ लिया जाए तो हम इजीली बता सकते हैं, बट अगर ये बोल दिया जाए कि लास्ट से 3rd टर्म बताओ या 7th टर्म बताओ, तब कैसे करेंगे, तब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वही हमें डिस्कस करना है, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। तो इसको थोड़ा सा छोटा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ताकि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें। x प्लस a की पावर 4 को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, 4C0 x की पावर 4 a की पावर 0 प्लस 4C1 x की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, 4 - 1 तो ये आ जाएगी 3 a की पावर 1 प्लस 4C2 x की पावर 4 - 2, दैट मीन्स x की पावर 2 a की पावर 2, 4C3 x की पावर 1 और a की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 0 और a की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लास्ट से 3rd टर्म पूछ लिया जाए या 2nd टर्म पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी हमने x प्लस a का एक्सपेंशन किया, लेकिन अभी हम a प्लस x का एक्सपेंशन करेंगे
और वहां से कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या क्या है, बस स्विच किया है उनको। तो जब पावर x की पावर 4 मैक्सिमम होती थी और a की पावर 0, तो x की घटती रहती थी और a की बढ़ती रहती थी। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से आएगा आपके पास 4c0 a की पावर 4 x की पावर 0। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमें लास्ट टर्म मिल गया है इस बार। कैसे, x की पावर 0 है कि नहीं, बिल्कुल है, और यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर भी a की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ पर 4c4 है और यहाँ पर 4c0 है। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, 4c1 a की पावर इस बार कम होगी तो 3 आ जाएगी, और यहाँ पर x की पावर 1 बन जाएगी। 4c2 a की पावर 2 x की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर घटेगी तो 1 हो जाएगी और x की पावर बढ़ जाएगी 1। 4c4 तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4c4 तो a की पावर हो जाएगी 0 और x की पावर आ जाएगी 4। तो जो इसमें लास्ट टर्म है वो हमारा बन रहा है फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट एक्सपेंशन। तो कुछ नहीं किया है, बस हमने x की जगह a को पुट कर दिया है और a की जगह x को पुट कर दिया है। ठीक है, उनके प्लेसेस स्विच कर दिए हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट एक्सपेंशन में सिंपली x प्लस a की पावर n में अगर हमसे लास्ट से थर्ड टर्म पूछ लिया जाए या सेकंड टर्म देख लो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो अगर हम उनके प्लेसेस को रिवर्स कर दे, a प्लस x का एक्सपेंशन कर दे, तो हमारे पास वही टर्म सेकंड पोजीशन पे बिगिनिंग से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंड से पूछा गया है, यहाँ पर बिगिनिंग से आ जाएगा वही टर्म। अब सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है, आप देख ही पा रहे हो कि x की पावर 1 है यहाँ पर और a की पावर 3 भी है यहाँ पर। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 4c1 है और यहाँ पर 4c3 है। तो ये एक्चुअली में इनका वैल्यू सेम ही है, इक्वल ही है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, NCR इक्वल्स टू NCn माइनस आर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 4c3 की, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है बट 4c4 माइनस 3 लिखा हुआ है। यहाँ से देखो NCR NCn माइनस आर 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 4c1। तो ये तो सेम ही लिखा हुआ है। कोई भी टर्म, जैसे हमने पास्कल ट्राइंगल में भी देखा था लास्ट टाइम कि स्टार्टिंग से अगर किसी पोजीशन पे लाइक थर्ड पोजीशन पे कोई नंबर है तो एंड से भी थर्ड पोजीशन पे सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम किसी भी टर्म को ऐसे करेंगे तो NCn माइनस 1 सिंपली क्या आ जाएगा, NCn माइनस n-1। ठीक है, तो यह आ जाएगा NCn माइनस n प्लस 1। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो NCn माइनस 1 आ जाएगा NC1। NC1 क्या है, जब हम यहाँ से लिखते हैं 4c1। ठीक है, और NCn माइनस 1 क्या है, जो लास्ट टर्म होता है उससे एक कम वाला है ना, n-1 वाला। तो हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग से जो सेकंड टर्म होगा NC1 वाला है ना, वो लास्ट से सेकंड टर्म होगा। तो इसी तरीके से हमारे जो बिगिनिंग से हमारे कोफिशिएंट होते हैं वही वैल्यू हमारा एंड से आता है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो हमारी पावर्स है वो एक बार मैच हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि r प्लस 1th टर्म from and in the expansion of x plus a की पावर n will be equal to r plus 1th term from beginning in the expansion of a plus x की पावर n। ठीक है, सिर्फ टर्म्स को रिवर्स करना है तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, NCR जो भी पूछा गया है, मान लो फिफ्थ टर्म पूछा गया है तो उसको लिखेंगे TR प्लस, है ना, फिफ्थ टर्म पूछा गया है तो उसको लिखेंगे T4 प्लस 1 और बस a प्लस एक्स की पावर, है ना, 4 में उसको एक्सपेंड कर लेंगे, r इक्वल्स टू 4 पुट कर देंगे तो वही आ जाएगा NCR a की पावर n माइनस r और x की पावर r। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में इरेशनल टर्म्स भी बन सकते हैं, वो क्यों बनते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कितने इरेशनल है कितने रेशनल है, ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं। और इन द एक्सपेंशन ऑफ 25 की पावर 1/8 प्लस 2 की पावर 1/5
कि पावर 100 फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज रेशनल टर्म्स एंड सेकेंड पार्ट इज इरेशनल टर्म्स। तो हमें भाई रेशनल और इरेशनल कितने टर्म्स होंगे इस एक्सपेंशन में ये फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है वो कुछ चेंज हो जाएगी। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और पावर कितनी है 1/8 ऊपर, और फिर है 2 की पावर 1/5, ठीक है। और होल पावर कितनी है 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2 × 1/8 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस 2 की पावर 1/5 और होल में कितनी पावर है 100। तो बेसिकली हमें इसके एक्सपेंशन में फाइंड आउट करना है कि कितने रेशनल टर्म्स होंगे और कितने इरेशनल टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसको हम चेक करेंगे आर की किस वैल्यू के लिए हमें रेशनल और किस वैल्यू के लिए इरेशनल टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें TR+1 तो क्या होगा 100 CR 5 की पावर 1/4 और पावर में कितना आ जाएगा 100 - R, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें 100 - R हो जाता है, और जो सेकेंड टर्म होगा 2 की पावर 1/5 इसकी पावर आ जाएगी सिंपली R, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 100 CR तो यहाँ पर हम 5 की पावर कितने लिख सकते हैं, देखो 1/4 × 100 - R होगा। तो ये आ जाएगा आपका सिंपली 100 - R/4, है कि नहीं, 1/4 है। और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी सिंपली R/5, 1/5 × R है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं 100/4 - R/4, या और 100/4 को क्या लिख सकते हैं 25। तो यहाँ पर आपका जो TR+1 जनरल टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 100 CR 5 की पावर 100/4 मैंने बताया, तो ये आ जाएगा 25 - R/4 × 2 की पावर R/5। तो ये हमारा आ गया है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक जनरल टर्म। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर हमने R की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 - 1/4, ठीक है। तो 1/4 तो एक इंटीजर नहीं हुआ, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 99/4, और 5 की पावर 99/4 तो ये हो जाएगा एक इरेशनल टर्म। दैट मीन्स हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए कि जब R 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जब भी R 4 से डिवाइड हो जाएगा तो एक इंटीजर बन जाएगा, और 25 माइनस दैट इंटीजर विल बी अ इंटीजर, और 5 की पावर कुछ इंटीजर होगी तो एक रेशनल टर्म बन जाएगा, यहाँ से एक इंटीजर ही बन जाएगा बेसिकली। तो R अगर हम 8 ले ले तो यहाँ पर 8/4 हो जाएगा 2, 25 - 2 हो जाएगा 23, तो 5 की पावर 23 हमारा एक इंटीजर मिल जाएगा, रेशनल टर्म होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 की पावर R/5 की, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे टर्म्स चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए, तभी तो वो 5 से डिवाइड होने के बाद है ना R का वैल्यू एक इंटीजर मिलेगा और 2 की पावर इंटीजर एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे टर्म्स चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी R की वैल्यूज चाहिए। तो क्या हो सकती हैं, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 4 से भी डिवाइड 5 से भी डिवाइड, तो अगर हम 4 5 का एलसीएम ले लें तो उनसे जो डिवाइड हो जाएगा R का वैल्यू वही हम R की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20, तो जो भी R की वैल्यू 20 से डिवाइड हो जाए वही हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो जब यहाँ पर हमने R लिखा है तो R का वैल्यू 100 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर R का वैल्यू 100 या 100 के इक्वल और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो R इसके बीच में वेरी करेगा तो हम एक डेफिनेट आंसर बता पाएंगे कब कभी वो रेशनल होगा। तो अगर R की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, ठीक है, R = 0, तो क्या होगा देखते हैं।
100C0 यहाँ पर r/4 हो जाएगा 0, तो 5 की पावर 25 और 2 की पावर r/5 ये तो 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये बचेगा 5 की पावर 25 100C0, तो एक हमारे पास रेशनल टर्म मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको r = 0 के लिए हम एक रेशनल टर्म काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें वही चाहिए, रेशनल टर्म्स कितने होंगे, और हमने बताया कि r 20 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम r = 20 पुट कर दें, है ना, तो वो भी एक रेशनल टर्म ही मिलेगा आपको। देख लो, 20 पुट करेंगे, 5 4 जा 20, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 20 पुट करेंगे तो 20/4 5 हो जाएगा, 25 - 5 20 हो जाएगा, तो 5 की पावर 20, 2 की पावर 4, तो इसीलिए वो भी एक रेशनल टर्म होगा। सिमिलरली हम r की वैल्यू 40 भी ले सकते हैं, r की वैल्यू 60 भी ले सकते हैं, r की वैल्यू 80 भी ले सकते हैं, और r की वैल्यू 100 भी ले सकते हैं। तो इन सब r की वैल्यूज के लिए हमारे पास रेशनल टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर कितनी वैल्यूज हुई, 1 2 3 4 5 6, तो सिंपली रेशनल टर्म्स कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, हम इजीली बता सकते हैं। और इरेशनल टर्म्स कितने होंगे, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें पता है कि जब भी पावर n होती है, जैसे यहाँ पर 100 है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं एक्सपेंशन में, n+1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 101। तो इरेशनल टर्म्स की अगर हम बात करें, टोटल टर्म्स 101 में से अगर हम वो टर्म्स माइनस कर देंगे जो रेशनल है, तो बाकी तो इरेशनल टर्म्स ही बचेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम 6 माइनस कर देंगे, तो इरेशनल टर्म्स कितने आ जाएंगे हमारे, 95। समझ में आ रही है ना बात। तो अगर आपको r = सपोज 20 के लिए चेक करना है कि रेशनल है या नहीं है, तो क्या करोगे, 20 + 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो t21, दैट मीन्स 21st टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 100C20, तो ये तो एक इंटीजर ही आएगा यहाँ से, और 5 की पावर 20 है r की जगह, तो ये हो जाएगा 25 - 5, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 की पावर आ जाएगा 4। तो देख पा रहे हो आप कि सिंपली एक रेशनल नंबर मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भी रेशनल टर्म्स हैं, है ना, उनका समेशन बताओ, उनके कोफिशिएंट का समेशन बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ये पता चल जाए कि कितने रेशनल टर्म्स होंगे, किस वैल्यू के लिए रेशनल टर्म्स होंगे, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हुए आप, जैसे यहाँ पर 40 + 1 है ना, 60 + 1, और 0 को नहीं भूलना है, t0 + 1, तो यहाँ से बहुत सारे टर्म्स जितने भी रेशनल होंगे उनको फाइंड आउट करके आप एक समेशन बना सकते हो। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बायनोमियल एक्सपेंशन है तो उसका मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पास्कल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो कैसे लिखते हैं पास्कल ट्राइंगल, सबसे पहले तो आएगा 1, फिर साइड में यहाँ पर आ जाएगा 1 1, और लास्ट में तो 1 1 ही आता है, बिगिनिंग और लास्ट में, और जो बीच का टर्म होगा इनको ऐड करके आएगा 1 + 1 2, यहाँ पर 1, इनको ऐड करेंगे तो 3, इनको ऐड करेंगे 3, ये 1, फिर से यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 4, इनको ऐड करेंगे 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 1 5 10 10 5 और 1। ठीक है, तो ये हमारा पास्कल ट्राइंगल हो गया। किस किस के लिए है ये, n = 0 जब हो तो ऐसा आएगा कुछ, n = 1 हो तो कुछ ऐसा आएगा, n = 2 हो तो ये आ जाएगा, n = 3 हो तो ये आ जाएगा, n = 4 और n = 5। ठीक है, तो ये सब कोफिशिएंट आते हैं जब हम x + a की पावर n की बात करते हैं, और n इसमें से जो भी वैल्यू होगा वही उसके टर्म्स का कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात तो देख पा रहे होंगे कि जब हमारा n = 4 है ना एक्सपेंशन में, तो यहाँ पर टर्म्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जब भी हमारे पास पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे कितने, n + 1। तो एक टर्म हमेशा ज़्यादा होता है,
तो n अगर हमारे पास इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। दैट मीन्स 5 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना, जो कि ओड है। तो अगर हम इनमें से मिडिल टर्म की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, तो स्टार्ट को और लास्ट वाले को हटाते जाओ, तो 1 1 को हटाओ तो 4 6 4 बचेगा, 4 4 को हटाओ तो जो मिडिल टर्म बचेगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वेन एवर n इज इवन, तो हमें क्या करना है, n इक्वल्स टू 4 है तो n के टर्म्स में हम इस 6 की पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड टर्म को हम 4 के, है ना, 4 में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4/2, उससे हो गया क्या, हाफ हो गया है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 वैल्यू, तो सेकंड टर्म ही आ रहा है। बट अगर इसमें 1 कर दे, है ना, तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास n इवन है तो मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली कैसे कर सकते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म कैलकुलेट करके वही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा n ओड हो, ठीक है, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 है। तो यहाँ पर अगर 1 1 को हटाया, 5 5 को हटाया, तो बीच में जो टर्म्स बचेंगे वो 2 टर्म्स बचेंगे। ठीक है, तो जब n ओड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे, उस केस में हमारे मिडिल टर्म्स हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, और n इक्वल्स टू 5 को यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। चलिए कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + 1/2, तो ये कितना हो गया, हमारा थर्ड पोजीशन आ गया है। और क्या कर सकते हैं, 5 + 1/2 + 1, ठीक है, तो ये आ गया थर्ड पोजीशन और ये आ गया है फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से जब भी हमारे पास n ओड होगा तो मिडिल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली n + 1/2, तो ये तो जो 2 मिडिल टर्म है उसमें पहले वाला टर्म ये दे देगा। ठीक है, और जो उससे नेक्स्ट टर्म होगा वो कैसे आएगा, n + 1/2 + 1 में ही हम, है ना, +1 कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। दोनों ये मिडिल टर्म ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की। तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। अगर मैं n इक्वल्स टू 3 के लिए लिख दूँ, ठीक है, या n इक्वल्स टू 4 के लिए अगर मैं एक्सपेंशन करूँ, है ना, x + a⁴, तो क्या आएगा, ये सभी कोफिशिएंट्स है, तो x की पावर आ जाएगी 4, फिर यहाँ पर 4 और x की पावर आ जाएगी 3a प्लस बाद में क्या है 6 है, x की पावर 2 a की पावर 2 प्लस यहाँ पर है 4 तो 4x a³ प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा a की पावर 4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो जो कोफिशिएंट का वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है 1 4 6 और बाद में फिर घटते जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो कहीं हमें मिडिल में ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 1, तो जो मिडिल वाला टर्म है, ठीक है, उसी पे ही हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिल रहा है। और अगर हम ओड की भी बात कर रहे हैं वो भी हमें, है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल में ही जाके 2 टर्म्स मिल रहे हैं जिनका वैल्यू सेम है और दोनों की दोनों ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, बाकी सारे कोफिशिएंट से अगर कंपेयर करें तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो मिडिल टर्म का जो भी यहाँ पर जैसे मिडिल टर्म ये है तो उसका जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। If the middle term in the expansion of x² + 1/x⁴n is 924x⁴6 then find the value of n। तो यहाँ पर हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो मिडिल टर्म है वो एक ही गिवन है। दैट मीन्स इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होने चाहिए ओड, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होते हैं तो मिडिल टर्म सिर्फ एक ही मिलता है। तो मिडिल टर्म होगा क्या, mt,
यहाँ पर आ जाएगा आपका n/2 प्लस 1th टर्म आपका हो जाएगा मिडिल टर्म, और इसकी वैल्यू कितने गिवन है 924x⁶, ठीक है। तो बस इस टर्म को हमें एक्सपेंड करना है और फिर वहां से कंपैरिजन कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं tn/2 प्लस 1th टर्म, है ना, वही तो हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर देखो हम जनरली लिखते हैं tr+1, तो r की जगह सिंपली आ गया n/2, ठीक है। तो हम जनरली लिखते हैं NCR, तो यहाँ पर अब लिखेंगे NCn/2। फर्स्ट टर्म है x², तो x² की पावर n-r होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा n-n/2 इंटू 1/x की पावर r चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका n/2। क्लियर है इतनी बात। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितने गिवन है 924x⁶। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और NCn/2 यहाँ पर है x², n-n/2 कितना हो जाएगा सिंपली n/2, और ये है 1/x की पावर n/2 = 924x⁶। अब देखो यहाँ पर x² की पावर n/2 है, यहाँ पर 1/x की पावर n/2 है। तो जब पावर सेम हो तो उनके बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NCn/2 और x² इंटू 1/x, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कितनी आ जाएगी n/2, ठीक है। तो यहाँ से x² इंटू 1/x को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पावर यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक नीचे है x। तो यहाँ से सिंपली बचेगा हमारा NCn/2 इंटू x, ठीक है, पावर 1 बचेगी सिंपली, की पावर n/2 = 924x⁶। तो अब इन दोनों को हमें फाइनली कंपेयर कर लेना है। अब देखो जो NCn/2 है तो वो तो क्या है कोफिशिएंट वैल्यू है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो वो तो 924 देगा। तो इसको सोल्व करना थोड़ा हेडेक वाला काम है, बट हम x की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है, वो तो सेम ही है। तो n/2 = 6 पुट करना है सिंपली, तो यहाँ से n/2 = 6 आएगा, तो n = हमारा फाइनली 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म निकाला, फिर उसको कंपेयर किया और n = 12 हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म्स के कंसेप्ट हमेशा यूज कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और टर्म, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे 2 - 3x⁻3, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हेल्प होगी। तो यहाँ से हम एक्सपेंड कर सकते हैं सिंपली 3c0 2⁻3 - 3x⁻0 प्लस 3x1 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 बच जाएगी, और -3x⁻1 बढ़ जाएगी, प्लस 3c2 2⁻1 - 3x⁻2 प्लस लास्ट टर्म क्या होगा 3c3 2 की पावर तो 0 हो जाएगी, उसको लिखने का फायदा नहीं है, -3x⁻3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 3c0 3c1 3c2 और 3c3 है, इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और अभी हमने सीखा है कि मिडिल टर्म पे बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3 इंडेक्स है या 3 पावर है, तो टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा। तो 4 टर्म्स में से जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, ये सेकेंड और थर्ड वाला। तो इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कितना आएगा 3c1 मीन्स 3 और 3c2 भी आएगा 3। तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट हमें मिलेगा मिडिल टर्म पे, ये हमारा क्लियर है। बट इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें और हम कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, तो वो कहाँ पर मैक्सिमम होगा, इस बात को हम देखने की कोशिश करते हैं। 3c0 हो जाएगा 1 और ये तो 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 8। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि -3x⁻1 है, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव टर्म एक बाहर आएगा, मीन्स माइनस आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से ये हो गया 3 वैल्यू, ये हो जाएगा 2 2 4 3 12 और
यहाँ पर 36x माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस 9x स्क्वायर बन जाएगा, 9 2 जा 18 और ये भी कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 54x स्क्वायर। लास्ट टर्म में 3c3 हो जाएगा 1 और माइनस 3x की पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस 27x की पावर 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारे अगर कोफिशिएंट को हम कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम कोफिशिएंट मिल रहा है 54, ठीक है। माइनस प्लस को छोड़ दो आप, बट 54 हमारा एक नंबर है जो मैक्सिमम है इन सभी कोफिशिएंट में। तो बायनोमियल कोफिशिएंट तो हमें मिडिल टर्म पे मिलेगा, बट जो हमारा कोफिशिएंट है हर एक टर्म का वो कहीं पर भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें यहाँ पर x भी है ना, और अगर बायनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं उसमें y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, हमने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट वीडियो में जहां पर हमने सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट किया था 1 पुट करके हर एक वेरिएबल को। तो अगर वेरिएबल का वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो क्या होता है, x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा 8 मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 36, यहाँ से 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा 54 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 27। तो वेरिएबल को 1 पुट करने के बाद हमें सारे के सारे टर्म्स मिल जाते हैं, मीन्स उनके कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है हमारा 54। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि पहले 8 आया, 36 आया, फिर 54 और फिर घट गया, है ना, कम हो गया। तो 54 36 से भी बड़ा है और 27 से भी बड़ा है वैल्यू, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्व करते हैं, मान लो x इक्वल्स टू 1/3 आ जाता है, ये हम पुट करके देखते हैं क्या होगा। तो ये तो 8 ही रहेगा, माइनस 36 इंटू x की जगह 1/3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12। यहाँ पर हम 1/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 स्क्वायर है, और 54 डिवाइड होगा 9 से तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर 1/3 की पावर 3 है तो 27 बन जाएगा वो 1 में, और 27 डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा -1। तो जब हम इस एक्सपेंशन में x इक्वल्स टू 1/3 पुट करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 12, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो जो वैल्यू है वो +8 ज़्यादा है और ये तो माइनस का है, बट हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि -36 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है, तो वैसे तो 4 लार्जर है, ग्रेटर है, लेकिन अगर मोड की वैल्यू को हम कंसिडर करें, ठीक है, उनके सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करें, न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो ये हमारा 36 बड़ा हो जाएगा 4 से। समझ में आ रही है बात ये। तो यहाँ पर हमारा जो 12 है वो ग्रेटर है देन 8 एंड देन 6। यहाँ पर भी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर छोटा टर्म था, फिर बड़ा हुआ और फिर छोटे टर्म मिलते गए, है ना। तो यहाँ एक और वैल्यू हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू 2 की, इस पे और ऑब्जर्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8 माइनस 36 इंटू 2 हो जाएगा 72। 2 का स्क्वायर तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21। और यहाँ पर भी हम 2 को पुट करेंगे तो 2 3 जा 8, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 216। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो वैल्यू बढ़ रही थी और एक टाइम पे आके जो हमें ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहे हैं वो इक्वल वैल्यूज आ गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो मैक्सिमम भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे बड़ा है ना 216, और इसके इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो देख पा रहे हैं कि जो टर्म की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, घट रही है, घटी हुई है और फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमें मैक्सिमम मिलेगा, सपोज ये है TR+1th टर्म, कोई भी जनरल टर्म है, तो वो उसकी आसपास की वैल्यूज से, ठीक है, सपोज ये है TR+2 और ये है TR, इससे एक पहले वाला टर्म, जस्ट पहले वाला टर्म और जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म, तो उनसे ये बड़ा ही होगा, है ना, न्यूमेरिकली।
तो हमसे ये पूछा जाता है कि जब x इक्वल्स टू 1/3 है तो इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो हम बोल सकते हैं 12 है। तो हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि r किस r के लिए वो हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जब हमसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूमेरिकली कोफिशिएंट कौन सा ग्रेटर होगा, तो हम इजीली x इक्वल्स टू 1 पुट करके बता सकते हैं कि अच्छा 54 हमारा ग्रेटेस्ट होगा। बट उसके लिए भी हमें r को फाइंड आउट करना होगा, किस r के लिए कौन सी पोजीशन पे वो ग्रेटेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम r फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इसकी हेल्प से ही करेंगे। कैसे, तो हम लिख सकते हैं TR+1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू TR+2, ठीक है। वो ग्रेटर टर्म है अपने नेक्स्ट टर्म से भी और वो TR से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो यहां से हमें 2 केसेस मिलते हैं। एक केस तो ये कि TR+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TR, और दूसरा केस ये कि TR+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TR+2। तो इन 2 केसेस को हम सोल्व करेंगे और फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए r की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी बताया लेट TR+1 बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था अभी। तो पहला केस तो यही बनेगा दैट TR+1 वो अपने पहले टर्म से या पिछले टर्म से ग्रेटर होगा, है ना, या इक्वल भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू TR। और हम क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मोड लगा देंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव भी आएगा उसका वैल्यू तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो इसको अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या हो जाएगा TR+1 अपॉन TR, और मोड तो रहेगा ही, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना तो क्लियर होगा इनइक्वालिटी में। तो यहाँ से अब हम TR+1 लिखेंगे फॉर दिस वैल्यू। तो TR+1 तो एक जनरल टर्म ही हो जाता है। तो x प्लस a की पावर n के लिए एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ठीक है, मोड अपॉन, अब हमें TR लिखना है, ठीक है। तो अभी TR+1 लिखा तो वहां से हमने R में लिख लिया सब कुछ, बट जब TR में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे TR-1 प्लस 1। तो R-1 हम कंसिडर करते हुए सब कुछ लिखेंगे तो ये आ जाएगा NCR-1 इंटू x की पावर n माइनस, है ना, R-1 होगा ब्रैकेट में तो ओपन होके हो जाएगा n माइनस R+1 और a की पावर आ जाएगी R-1 मोड एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसमें अब देखो यहाँ पर NCR है, यहाँ पर NCR-1 है। तो अगर हमें उन्हें कट करना है आपस में तो एक प्रॉपर्टी लगानी होगी। NCR इक्वल्स टू क्या होता है n माइनस R+1 अपॉन R इंटू NCR-1। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी जब हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा था। तो NCR इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं x की पावर n माइनस r और यहाँ पर है x की पावर n माइनस r प्लस 1। तो यहाँ पर एक प्लस 1 एक्स्ट्रा पावर है तो हम इसको टच नहीं करेंगे, सिंपली x की पावर n माइनस r ही लिख देंगे। और यहाँ पर है a की पावर r, यहाँ पर है a की पावर r-1। तो यहाँ पर एक पावर एक्स्ट्रा है तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, a अलग से और a की पावर r-1। तो इसको स्प्लिट कर दिया ताकि कैंसिल करने में इजी रहे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर मोड भी लगेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा NCR-1 इंटू एक्स अलग से कर लेंगे और x की पावर n माइनस r अलग से कर लेंगे, a की पावर r-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो NCR-1 कैंसिल हो रहा है और x की पावर n माइनस r और a की पावर r-1, ठीक है। तो क्या क्या बचा है यहाँ पे बाकी देखते हैं। सबसे पहले तो यही टर्म बचा है n माइनस R+1 बाई r, और ऊपर क्या है a है और यहाँ पर है x, ठीक है। तो a बाई x और पूरे पे मोड लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर नीचे मोड है तो पूरे पे भी हम मोड लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
यहाँ पर अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो n माइनस आर प्लस 1 है, तो r तो हमेशा n से छोटा ही रहता है ना, ये उसके इक्वल होता है मैक्स टू मैक्स। तो n माइनस आर हमेशा एक पॉजिटिव टर्म ही होगा, और उसमें प्लस 1 ऐड कर रहे हैं तो वो फाइनली एक पॉजिटिव टर्म ही होगा। और r जो नीचे लिखा हुआ है वो भी एक पॉजिटिव टर्म ही होता है ना, r की वैल्यू। तो यहाँ से n माइनस आर प्लस 1 एक पॉजिटिव टर्म होगा, तो इसको मोड के बाहर हम इजीली लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 बाई आर एज इट इज, ठीक है। बट जो a बाई एक्स है, ठीक है, x और a के एक्सपेंशन में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा था 2 माइनस 3x, तो वहां पर नेगेटिव भी था वैल्यू, तो इस पर हम मोड लगा के रखेंगे और इसको लिख देंगे a बाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। यहां पर देखो, अब हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस r के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमें मिलने वाला है। तो r हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 अलग से, n प्लस 1 बाई आर, और बाहर ये क्या आएगा माइनस r बाई आर, ठीक है। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? एलसीएम लेके तो वही लिखा हुआ है ना ऊपर वाला, और यहां पर a बाई एक्स के मोड को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x बाई a का मोड, ठीक है। अब r बाई आर कितना वैल्यू है? 1 है, तो 1 को हम उधर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली n प्लस 1 बाई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड x बाई a प्लस 1। इतनी बात क्लियर है। अब हमें सिंपली r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r उधर ले जाओ और इस पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो n प्लस 1 बाय ये हो जाएगा x बाई a का मोड प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो r का कुछ कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट r इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं ना आगे पीछे, तो 1 प्लस मोड x बाई a, ठीक है। तो ये आ गई हमारी r की वैल्यू, दैट r विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 1 प्लस मोड x बाई a, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम m एज्यूम कर ले, है ना, ये बार बार रिपीट होगा एक्सप्रेशन, तो इसको हम m मान लेते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट r इज लेस देन और इक्वल टू m, ठीक है। ये तो हमने एक ही केस कंसीडर किया जहां पर tr प्लस 1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tr। एक केस और डिस्कस करना है जिसमें tr प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tr प्लस 2, नेक्स्ट टर्म से भी वो बड़ा ही होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा केस 2 जो होगा कि नेक्स्ट टर्म भी, दैट मीन्स tr प्लस 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू भी tr प्लस 1 से कम होगा, यही हमने देखा था। तो यहां पर आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो क्या हो जाएगा, tr प्लस 2 अपॉन tr प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर है इतनी बात। अब tr प्लस 2 को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tr प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1, तो जो ब्रैकेट के अंदर r प्लस 1 उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ncr प्लस 1 होगा, ठीक है। और x की पावर क्या होगी, n माइनस, और जो भी नीचे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा n माइनस, अभी r प्लस 1 है तो ब्रैकेट के अंदर r प्लस 1 होगा, और ब्रैकेट ओपन करके n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और a की पावर सिंपली r प्लस 1 आ जाएगी, तो इसका मोड अपॉन tr प्लस 1, तो ये तो नॉर्मल जनरल टर्म ही है, ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है, इनफैक्ट बनाएंगे कि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ncr प्लस 1 है, यहाँ पर ncr है, तो यहाँ पर r प्लस 1 है, मीन्स एक एक्स्ट्रा है r में, तो एक कम करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगेन, कौन सी, n माइनस जो भी r होता है, तो r क्या है यहाँ पर, r प्लस 1 है, तो n माइनस r, और बाहर में आता है एक प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आता है जो भी r की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर क्या बच जाएगा, एक r यहाँ से कम हो जा, है ना, एक कम हो जाता है, तो ये आ जाएगा ncr। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर देखो x की पावर n माइनस आर माइनस 1 है, और यहाँ पर n माइनस आर है, दैट मीन्स ऊपर x की पावर एक कम है, तो नीचे से एक अलग कर लेंगे,
और ऊपर की फिर कैंसिल हो जाएगी, तो इसको अब एज इट इज ही लिख देते हैं n माइनस आर माइनस वन। यहाँ पर a की पावर r प्लस वन है, नीचे a की पावर r है, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे a और a की पावर r। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर हमारा मोड के अंदर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये तो सिंपली NCR ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक x अलग ले लेंगे और x की पावर n माइनस आर माइनस वन एक अलग से आ जाएगी। अगर इनको पावर को ऐड करेंगे आप, यहाँ पर 1 है तो n माइनस आर ही है बेसिकली। और ये है हमारा a की पावर r इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की पावर r कैंसिल, x की पावर n माइनस आर माइनस वन कैंसिल, NCR और NCR कैंसिल। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें बची हुई है और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो n माइनस आर प्लस वन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n माइनस आर माइनस वन होगा और माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली बचा n माइनस आर अपॉन नीचे क्या है r प्लस वन है। ठीक है, तो ये तो एक टर्म आ गया। और क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ से a गया, यहाँ से x। ठीक है, तो a बाई एक्स और बाहर मोड लगा देंगे जैसे हमने लास्ट में किया था, और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं। अगेन n माइनस आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा क्योंकि n हमेशा r के इक्वल या उससे बड़ा ही होता है। दैट मीन्स हम n माइनस आर प्लस वन को अलग से कर सकते हैं, और a बाई एक्स इस पे लग जाएगा सिंपली मोड लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी एक चीज करेंगे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्लस वन माइनस आर और माइनस वन। ठीक है, तो ये चेंजेस बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, तभी हमारा आर का वैल्यू इजीली आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, प्लस वन और माइनस वन कर दिया, तो बेसिकली 0 ही ऐड किया है। और यहाँ पर फायदा क्या हुआ देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये मोड x बाई ए। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से फायदा क्या हुआ कि एक तो हम लिख सकते हैं n प्लस वन आर अपॉन आर प्लस वन माइनस, यहाँ से जब माइनस को मान लेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस वन और डिनोमिनेटर में भी r प्लस वन। अगर इसको आप एलसीएम लेके बैक कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर का ही लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से फायदा क्या हुआ, ये जो हमारा टर्म है r प्लस वन ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, जो उधर जाके ऐड कर देंगे और यहाँ से r प्लस वन एक अलग से हम टर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा n प्लस वन अपॉन r प्लस वन लेस देन और इक्वल टू मोड x बाई a प्लस वन, है ना, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म को हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले आएंगे और r प्लस वन को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सिंपली n प्लस वन अपॉन मोड x बाई a प्लस वन लेस देन और इक्वल टू r प्लस वन। ठीक है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि n प्लस वन मोड x बाई a प्लस वन, इसको हमने m मान लिया था क्योंकि बार बार रिपीट होती है क्वांटिटी, तो इसको हम m मान लेते हैं लेस देन और इक्वल टू r प्लस वन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस वन लेस देन और इक्वल टू r, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m माइनस वन। तो हमें दो चीजें मिली, एक तो लास्ट स्लाइड पे रिजल्ट मिला था r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और यहां से मिला r ग्रेटर देन और इक्वल टू m माइनस वन। तो इनको कंक्लूड करके एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अभी देखा कि अगर हम x प्लस a का एक्सपेंशन करते हैं तो फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो r की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m माइनस वन। तो r जो है m माइनस वन से बड़ा ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और एक और रिजल्ट आया था r इज लेस देन और इक्वल टू m, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू m, और m का वैल्यू भी हमें पता है कितना होता है, n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड x बाई a। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो x की वैल्यू दी रहती है कि x इक्वल्स टू 5/2 पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली, और a तो यहाँ पर गिवन ही होगा। ठीक है, a तो कोई भी कांस्टेंट है, या और यहाँ पर जो n है n भी गिवन रहता है कि x प्लस a की पावर n,
ठीक है। तो n का वैल्यू भी हमें पता रहेगा, तो हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यहाँ पर दो केस बनेंगे, कैसे कि m की वैल्यू हो सकता है इंटीजर ना आए, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू आ गई आपके पास 7.3, तो क्या होगा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 7.3 से छोटा होगा r, और m-1 दैट मीन 7.3 - 1 तो 6.3 से बड़ा होगा r, और r की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है, क्योंकि हम 5th टर्म 8th टर्म इस तरीके से बात करते हैं, तो हमेशा इंटीजर की बात करते हैं। तो 6.3 एंड 7.3 के बीच इंटीजर कौन सा होगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम सेकंड केस कंसीडर करें जहां पर m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल m आ गया आपका 7, तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 7 से लेकर मीन 7 ग्रेटर नंबर होगा, उससे छोटी होगी r की वैल्यू, और m-1 तक जाएंगे, दैट मीन 7 - 1 6। तो यहाँ से आप देखो ध्यान से कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए बिटवीन 6 एंड 7 इंक्लूडिंग 6 एंड 7, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो हमने देखा था कि कभी कभी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 2 भी आ सकते हैं, दैट मीन्स दोनों टर्म की वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो सकती हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू 6 और 7 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी 2 टर्म्स के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता है, बहुत ही कम होता है ऐसा, बट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने m देख लिया, r कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये देख लिया। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - 3x to the power 8 at x equals to 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही कंसेप्ट लगाना है। हमने अभी सीखा कि x प्लस a की पावर n में अगर हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, तो जो r है उसका वैल्यू m से छोटा होना चाहिए और m-1 से बड़ा होना चाहिए, और m का वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ, n+1 1 प्लस मोड x बाई a, ठीक है। तो इनको यूज करेंगे हम रिजल्ट्स को, और यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, कितना होगा। तो 2 - 3x की पावर 8 है, तो यहाँ पर जो n है वो तो हो गया सिंपली 8। तो सबसे पहले m कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो n+1 है, तो ये हो जाएगा 8 + 1 अपॉन 1 प्लस मोड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो x और a ये क्या क्या है, तो x है फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, बीच में जो साइन है उससे फर्स्ट वाला, और a है सेकंड वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम x सेकंड टर्म में आ रहा है उसको हम a एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही वहां पर जाना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो तो आ जाएगा 2, जिसको हम x मान रहे हैं, ठीक है, और जो सेकंड टर्म है वो क्या आ जाएगा, -3x। तो इसी दिन के लिए हमने मोड लगाया था कि माइनस में भी क्वांटिटी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 3/2 पुट करना है, इजीली कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 8 + 1 9, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस मोड के अंदर 2 अपॉन -3 इंटू एक्स की जगह पुट करना है 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा m का एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, 9 अपॉन 1 प्लस, अब माइनस तो हटा ही देंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू 3/2 दैट मीन्स 9/2, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 4/9, ठीक है। तो m कितना आ जाएगा 9 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 9 + 4 13/9 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 9 ऊपर जाएगा फिर से 81/13। तो m का वैल्यू कितना होगा चलिए देख लेते हैं। तो 13 6 जा 78, फिर 3 कैरी, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6.23। तो m का वैल्यू हमें क्लियर है, बस हमें अब r का वैल्यू चाहिए। तो r का वैल्यू इज बिटवीन m-1, तो 6.23 - 1 ये कितना हो जाएगा 5.23, और मैक्सिमम कितना होगा जो m का वैल्यू है सिंपली 6.23।
तो r इज बिटवीन 5.23 एंड 6.23। तो यहां से हम r का वैल्यू क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो हमारा 6 सेटिस्फाई कर जाएगा r को। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली बोल दो कि r इक्वल्स टू 6 आ गया तो सिक्स्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हम टर्म लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 6 + 1 tr+1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका t7, और जो ये t7 होगा ये कौन सा हो जाएगा, सेवंथ टर्म, ठीक है, इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितना वैल्यू है उसका वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से t7 कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स t6 + 1 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8c6, और 2 का पावर 8 - 6 होगा तो 2, और -3x की पावर जितनी भी नीचे लिखा हुआ है उतना ही पावर सेकेंड टर्म पे आ जाएगा। तो 8c6 को हम लिख सकते हैं 8c2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2, और यहाँ पर देखो -3x की पावर 6 है, ठीक है, और x का वैल्यू भी हमें पुट करना होगा 3/2, वही तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो यहाँ से आ जाएगा -3 × 3/2 की पावर 6, पावर पॉजिटिव है, दैट मीन्स माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 8c2 को हम लिख सकते हैं 8 × 7/2 × 2 × 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 × 3 है, दैट मीन्स 3 की पावर 2 है ब्रैकेट के अंदर, और बाहर पावर 6 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, सिंपली 12 हो जाएगी, और नीचे 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ से देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल, यहाँ पर कितनी है पावर 2 की, 2 की पावर 3 को हम 8 बोलते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 3, और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो ऊपर है 2 की पावर 4, तो 7 × 2 की पावर 4 × 3 की पावर 12, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 6, ठीक है। तो t7 या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 ऊपर है, 2 की पावर 6 नीचे है, तो 2 की पावर 4 माइनस हो जाएगी यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 7 × 3 की पावर 12, और नीचे बचेगी 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। तो ये हमारा सेवंथ टर्म आ जाएगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा एट x = 3/2 for 2 - 3x की पावर 8। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसका कंपैरिजन करते हुए फर्स्ट टर्म को हम x मानेंगे और सेकंड टर्म को हम a मानेंगे, और यहाँ पर हम m कैलकुलेट कर लेंगे। m कैलकुलेट हो गया फिर तो r पता ही चल जाएगा और इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Which term has the numerically greatest coefficient in the expansion of 2 - 3x की पावर 8? तो एक्सपेंशन तो सेम ही है, बट हमसे यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा गया है, ना कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो डिफरेंस क्या है हमने डिस्कस भी किया था, जैसे 2 - 3x की पावर 3 है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, हमने देखा था 8 - 36x + 54x² - 27x³, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा है, 54 है, ठीक है। लेकिन अगर x की कुछ वैल्यूज पुट कर दी जाए डिफरेंट, तो जैसे 2 पुट कर दिया तो कुछ और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करनी है, ठीक है। तो 54 तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि x = 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो भी टर्म्स आएंगे वो ऐसे आ जाएंगे 8 - 36, 54 - 27। तो हम इजीली बता पाएंगे कि जो 54 की पोजीशन वो किस rth पोजीशन पे होगा, ठीक है। r की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सेम फॉर्मूला से, बस हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या था फॉर्मूला। x + a की पावर n के लिए जो हमारा r है वो होना चाहिए m से छोटा और m - 1 से बड़ा, और m की वैल्यू है n + 1/1 + mod x/a, ठीक है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है। तो यहाँ से हमें 2 - 3x की पावर 8 के लिए देखना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहाँ पर होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे सेम तरीके से 8 + 1/1 + mod x/a। तो यहाँ पर जो x है वो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर
2 पुट कर देंगे और a क्या है यहाँ पर -3x, कंपेयर करना है सिंपली, और x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देनी है क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए, 54 तक ही पहुँचना है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 है ये, है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ पर 8 है तो ये बड़ा एक्सपेंशन होगा, बहुत सारे टर्म्स हो गए, 9 टर्म्स हो गए टू बी एग्जैक्ट। बस हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो ये आ जाएगा 9/1 प्लस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो एलसीएम आ जाएगा 5/3 और m इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 27/5, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 से डिवाइड करना है सिंपली, तो 5.4। ठीक है, अब m की वैल्यू आ गई है तो सिंपली हमें पुट कर देना है r इज लेस देन और इक्वल टू m, तो m की वैल्यू तो 5.4 ही है, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू m-1, दैट मीन्स 5.4 - 1 दैट मीन्स 4.4। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए r की, तो ये आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 5 आ गई, तो कौन सा टर्म होगा जिसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं TR+1। ठीक है, टर्म ये होता है, तो r की वैल्यू आई है 5, दैट मीन्स T5+1 दैट मीन्स T6। तो 6th टर्म विल हैव न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें 7th टर्म आया था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए जब हमारा x का वैल्यू 3/2 था, बट यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि 6th टर्म हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। जो आज हमने देखा कि बायनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म, मिडिल टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कैसे कैसे हम उनको यूज़ करते हैं डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर फाइंड आउट करने में। तो तब तक लर्नो हब पे बने रहिए क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।